हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं यूनिट 9 का बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इसका नाम है बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इसका हम पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क स्टोरेज क्या होता है, उसी का पार्ट है, पहला पार्ट है NAS, NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। वैसे एक नॉस नेटवर्क स्टोरेज जो ये, इसका पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पढ़ा था पहले। नेटवर्क स्टोरेज, जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, वो अगर हम स्टोर करने के कई तरीके हैं। अगर उसके लिए हम कहीं पर यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, अगर हमें नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, जब भी डेटा स्टोर करते हैं हम अपने लोकल पीसी पे, तो उसमें हम नेटवर्क का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम डेटा अपने पीसी पर ना स्टोर करके नेटवर्क के थ्रू किसी थर्ड प्लेस पे स्टोर कर रहे होते हैं, तब नेटवर्क स्टोरेज की बात आती है। हमारे बुक में नेटवर्क स्टोरेज के बारे में दिया हुआ है। और वैसे एक इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं बुक में, एक NAS जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद है NAS के बाद SAN। ये दो पार्ट यहाँ दिया हुआ है, दोनों में नेटवर्क का यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक और होता है डैश। ये तीन होते हैं। क्योंकि इसमें नेटवर्क का यूज नहीं होता है डैश में, इसलिए इसको यहाँ पर इस बुक में नहीं दिया गया है और बाकी दो को दिया गया है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं NAS को। मैं थोड़ा सा अभी आपको हल्का ओवरव्यू बता दूंगा कि डैश में क्या होता है। पहले हम NAS देख लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डैश क्या होता है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज का इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। NAS का, SAN का। तो ये पहली चीज़, S दोनों में, सब में S है, डैश में भी S है, NAS में भी S है। तो जहाँ पर भी S का नाम आएगा तो वो मतलब स्टोरेज। कैसा स्टोरेज? N फॉर नेटवर्क, नेटवर्क से अटैच। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो गया। जब भी हम स्टोर करेंगे कोई डेटा और उसमें नेटवर्क अटैच होगा, तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज यहाँ पे आएगा। देखते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज इज ए फाइल लेवल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। मतलब ये, इसमें जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो फाइल लेवल पे होगा। मतलब एक फाइल, दो फाइल, इस तरह फाइल के हिसाब से होगा। जैसे हमने कोई डेटा सेव किया, तो ये स्टोरेज डिवाइस अगर हमारी कोई है, तो उसमें एक पहली फाइल आई, फिर दूसरी फाइल स्टोर हुई, फिर तीसरी फाइल स्टोर हुई। इस तरह फाइल लेवल की तरह स्टोर होती जाएंगी डेटा स्टोरेज। और ये कैसे होगा? सर्वर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइडिंग डेटा एक्सेस टू ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट्स। होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस में एक तरीके के क्लाइंट्स होंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस को किसी को कोई डेटा एक्सेस करना है, किसी को दूसरा डेटा एक्सेस करना है, किसी को तीसरा डेटा एक्सेस करना है, किसी को चौथा। सपोज करिए बैंक में किसी को कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देखनी है, किसी को लोन की इन्फॉर्मेशन देखनी है, किसी को FD की इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे TD भी बोलते हैं, और किसी को RD की इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो इस तरह डिफरेंट डेटा को, हेट्रोजीनियस डेटा जो क्लाइंट हो गए हमारे, वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स हो गए। वो जब हम इस डेटा को एक्सेस करते हैं थ्रू नेटवर्क, तब और वो सर्वर से भी कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स, तो ये जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है, इसके थ्रू जितना भी हम एक्सेस करते हैं, वो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाता है। The term NAS can refer to both the technology and system involved or a specialized device built for such functionality। तो ये NAS का मतलब क्या हो गया? N का मतलब हो गया नेटवर्क, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और अटैच्ड S फॉर स्टोरेज। तो नेटवर्क का यूज़ करके जब वो डेटा को स्टोर करेगा, तो उसे हम NAS बोलेंगे। NAS आगे देखते हैं। NAS आर सिंपली वन आर मोर रेगुलर IDI। वन आर मोर रेगुलर IDI का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इट यूज पैरेलल कम्युनिकेशंस। तो मतलब ये कैसे कनेक्टेड होता है? IDI के थ्रू कनेक्टेड होता है। IDI का मतलब इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल कम्युनिकेशंस है। पैरेलल कम्युनिकेशंस का मतलब हो गया ये सारे एक साथ ऐसे पैरेलली कनेक्टेड होंगे, और एक सीरीज में कनेक्शंस होता है। जैसे कंप्यूटर में डेटा बस होती है, तो अगर उस बस से कनेक्शंस हमें चाहिए तो ऐसे कनेक्टेड होता है। तो ये इसको बोलते हैं सीरीज में।
तो यहाँ पे ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये पैरेलल कनेक्शंस होता है आईडीआई के साथ। और साटा केबल के थ्रू होता है, कंप्यूटर्स में होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम साटा बोलते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और कभी कभी हम S-ATA भी बोल देते हैं, तो साटा ऐसे लिख सकते हैं, S-ATA, तो इसको बोलते हैं सीरियल अटैच्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो S फॉर हो गया सीरियल, A फॉर हो गया एडवांस, T फॉर हो गया टेक्नोलॉजी, A फॉर अटैचमेंट। तो इसको हम शॉर्ट में ATA भी लिख देते हैं, S-ATA। तो इससे भी कनेक्टेड होता है। तो या तो किससे कनेक्टेड होगा, जब भी डेटा हमारा, ये जो नेटवर्क्स हमारे कनेक्टेड होंगे NAS में, तो ये तो IDI के थ्रू होंगे या SATA के थ्रू, जो हमारी डिवाइसेस होंगी, स्टोरेज डिवाइसेस, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होगी। अभी हम देखेंगे कैसे कनेक्टेड होती है। इट यूज सीरियल कम्युनिकेशंस हार्ड ड्राइव्स प्लग्ड इन एन एरे स्टोरेज। एरे स्टोरेज होता है, जैसे ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ लग गई, फिर इसी के साथ दूसरी हार्ड डिस्क लग गई, फिर तीसरी लग गई। तो इस तरह कई सारे स्टोरेज डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हो गई हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक स्टोरेज का एरे बन गया। ठीक है, जब एक साथ ये सारी लिंक हो जाएंगी तो हम इसी को बोलेंगे स्टोरेज, एरे स्टोरेज बोलेंगे। ड्राइव्स प्लग्ड इन एन एरे स्टोरेज इनक्लोजर एंड कनेक्टेड टू ए नेटवर्क राउटर। एक राउटर्स होता है, आपने देखा होगा ब्रांचेस में ऐसे राउटर्स होते हैं, इसमें एक ईथरनेट केबल्स के लिए कनेक्शंस बने होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, हार्ड ड्राइव्स जो है हमारी किससे कनेक्टेड होंगी, इस नेटवर्क राउटर और हब थ्रू ईथरनेट पोर्ट। इस पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ईथरनेट पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, राउटर हो गया। ठीक है, इससे ये कनेक्टेड होगा। कौन क्या कनेक्टेड होगा, हमारा जो एरे स्टोरेज था वो इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा। और ये राउटर किससे कनेक्टेड होगा, एक यहाँ से ये कनेक्टेड होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। तो जब भी हमारा डेटा कोई स्टोर होगा तो यहाँ से ऐसे डेटा इसमें जाएगा, इस राउटर के थ्रू होकर इसमें यहाँ फाइल सिस्टम्स के हिसाब से स्टोर होता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं NAS। ये हमारा टोटल प्रोसेसिंग है, कैसे ये काम करता है NAS में। देखते हैं फिर आगे। Some of these NAS enclosure have ventilating fans to protect the hard drives। इसमें एक वेंटिलेशन फैन लगा होता है, जैसे हमारे CPU में लगा हुआ होता है, तो वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है ताकि हार्ड ड्राइव्स हमारी ठंडी रहे। NAS is a file level access storage architecture with storage element attached directly to LAN। LAN से कनेक्टेड होता है। अभी हमने पढ़ा कि कैसे होता है, फाइल लेवल एक्सेस होता है। इट प्रोवाइड्स फाइल एक्सेस टू हेट्रोजीनियस कंप्यूटर सिस्टम्स। कई तरीके के कंप्यूटर हेट्रोजीनियस डेटा अभी हमने पढ़ा, हेट्रोजीनियस हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनको डेटा प्रोवाइड करता है। अनलाइक अदर स्टोरेज सिस्टम्स, द स्टोरेज इज एक्सेस डायरेक्टली वाया द नेटवर्क एज सोन इन फिगर्स। तो अभी हम देखते हैं कैसे ये डेटा को एक्सेस करता है। यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया राउटर, ये हमारा राउटर हो गया। ठीक है, और ये हमारी केबल्स हो गई। ठीक, इस केबल से हमारा डेटा कनेक्टेड होगा। ठीक है, स्टोरेज, और ये हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। ये हमारा जो है स्टोरेज डिवाइसेस है सारी, ये फाइल सिस्टम्स में है, ये स्टोरेज हो गया। और ये ऐसे केबल से कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से कनेक्टेड है इथरनेट केबल के थ्रू से, और ये यहाँ से हमारे पीसी कनेक्टेड हो गए। तो हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है और एक्सेस भी हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं NAS। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं NAS स्टोरेज हैज़ द फॉलोइंग प्रॉस एंड कॉन्स। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं वो देखते हैं। फायदा क्या है, वेरी गुड ऑप्शंस फॉर लोकल बैकअप स्पेशली फॉर नेटवर्क्स एंड स्मॉल बिजनेस। लोकल बैकअप के लिए अच्छा होता है कि छोटे जो हमारे नेटवर्क्स एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके लिए अच्छा होता है। एज
सेवरल हार्ड ड्राइव्स कैन प्लग्ड इन NAS कैन होल्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कई सारी हार्ड डिस्क एक, जहाँ अभी हम अपने सिस्टम में एक यूज़ करते हैं, जहाँ कई सारी हार्ड डिस्क यूज़ होगी तो ऑब्वियसली डेटा बहुत अच्छा स्टोर होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। कैन बी सेटअप विथ रिडेंडेंसी, जिसको हम रैड बोलते हैं, रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रैड का फुल फॉर्म याद रखिएगा। कैन बी सेटअप विथ रिडेंडेंसी इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी एंड आर रीड एंड राइट परफॉर्मेंस। तो कैन बी सेटअप विथ रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी का मतलब सेम डेटा कई जगह पे होगा, इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी, जिससे हमारा रिलायबल हो जाएगा कि हमारा डेटा सिक्योर है, हम उस पर विश्वास कर सकेंगे। एंड आर रीड एंड राइट परफॉर्मेंस, और रीड की और राइट की दोनों परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ RAID लेबल यूज्ड, द NAS कैन स्टिल फंक्शंस इवन इफ वन हार्ड ड्राइव इन द RAID सेट फेल। अगर एक हमारा हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, क्योंकि डेटा हमारा रिडेंडेंट है, मतलब सेम डेटा हमारा कई जगह पे स्टोर है, उसी कई सारी हार्ड ड्राइव्स पे हैं, तो हम अगर एक हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है तो भी हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। R2 hard drives can be set up to double the read and write speed of a single hard drive। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, R2 hard drives can be set up to double the read and दो हार्ड ड्राइव्स को सेट कर सकते हैं ताकि हमारे रीड और राइट का स्पीड्स बढ़ जाए। ये भी इसके एक फायदे हैं। द ड्राइव इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड अवेलेबल टू द नेटवर्क्स, मेकिंग द NAS ए गुड ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग बैकअप्स। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हार्ड ड्राइव्स हैं वो हमेशा कनेक्टेड रहती है किससे, नेटवर्क, मेकिंग द NAS। जो भी NAS हमारा बनता है वो नेटवर्क से हमेशा कनेक्टेड रहता है, तो हमारे पास एक गुड ऑप्शन होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक शेड्यूल बैकअप्स। जिससे हम शेड्यूलिंग बैकअप लगा देते हैं तो उस टाइम पे वो बैकअप उसका होता रहेगा। ये हमारे ऐसे दिया हुआ है फिगर्स जो बुक में, वो इस हिसाब से दिया है कि ये हमारा जो स्टोरेज हो गया ये हमारा कनेक्टेड है, ये सर्वर्स हैं सारे कनेक्टेड हैं, स्टोरेज कनेक्टेड है हमारा, इस तरह से हिसाब से काम करता रहता है। ये हमारा राउटर एक तरीके का हो गया और इससे हमारा कनेक्टेड रहेगा और हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता रहेगा कंटिन्यूसली। और बैकअप भी, हम शेड्यूल बैकअप भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स क्या है। सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन यूजिंग सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। चूँकि इसमें कई सारी हार्ड ड्राइव्स लगनी है, तो जो हम सिंगल हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते थे उसके कंपैरिजन में ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। डिफिकल्ट टू ब्रिंग ऑफ साइट, मेकिंग इट वेरी मच ए लोकल बैकअप, हैंस स्टिल सस्पेक्टेबल टू सम इवेंट लाइक थेफ्ट। चूँकि ये जो है डेटा हमारा लोकल बैकअप है, तो इसमें अगर कुछ चोरी हो गई है या बाढ़ आ गई या फायर हो गया तो हमारा डेटा लॉस होने का खतरा इसमें रहता है। सॉरी। अगला देखते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। अभी मैंने बताया था आपको कि एक होता है डैश, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा कि A फॉर अटैच था, S फॉर स्टोरेज था। तो यहाँ पर नेटवर्क था, नेटवर्क की जगह ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया एक कनेक्टेड होता है, अगर हम इसी कंप्यूटर्स में डायरेक्ट कोई एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर दें स्टोरेज के लिए, एक कर लें दूसरी कर लें, जैसे पेन ड्राइव करते हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डेटा हमारा इसमें स्टोर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। क्योंकि इसमें नेटवर्क का यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए हम इस बुक में हमारे ये इसके बारे में नहीं बताया गया। फिर आगे देखते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। अ SAN इज कनेक्टेड बिहाइंड द सर्वर्स। अब ये सर्वर्स के बिहाइंड कनेक्टेड होता है पहला। अब SAN प्रोवाइड ब्लॉक लेवल एक्सेस। इसके पहले वाले में हमारा फाइल लेवल एक्सेस था, इसमें ब्लॉक लेवल एक्सेस है, ये याद रखिएगा। टू शेयर डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोरेज को शेयर करने के लिए। ब्लॉक लेवल एक्सेस रिफर्स टू द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस एज अपोज टू फाइल लेवल एक्सेस। जैसे फाइल लेवल एक्सेस में हमारा डेटा फाइल्स के रूप में क्रिएट होता था, यहाँ पर हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, ब्लॉक के फॉर्म में होगा। ये अलग अलग ऐसे ब्लॉक बनते जाएंगे डेटा के, वो ब्लॉक लेवल एक्सेस होगा। फिर वन फाइल विल कंटेन सेवरल ब्लॉक्स। अब ये हमारी एक फाइल होगी, सपोज करिए ये एक फाइल है, तो ये क्या करेगा, एक फाइल के अंदर कई सारे ब्लॉक्स होंगे। वन फाइल विल कंटेन सेवरल ब्लॉक्स, SANs प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। तो इन सारे ब्लॉक्स में डेटा हमारा इसमें सारा डेटा ऐसे
फेल रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वन फाइल विल कंटेन सेवरल ब्लॉक्स, सेंस प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। क्योंकि डेटा हमारा सर्वर्स के बिहाइंड रहेगा तो डेटा हमारा अवेलेबिलिटी अधिक रहेगी। रोबस्ट बिजनेस कंटिन्यूटी, हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यूटी विदाउट किसी इंटरवेंशंस के चलती रहेगी। फॉर क्रिटिकल डेटा एनवायरनमेंट्स, जब ऐसे डेटा जो हमारे लिए क्रिटिकल हैं, जैसे हमारे बैंकों में जो है कस्टमर्स के डेटा वो क्रिटिकल डेटा है, तो उस केस में बिजनेस कंटिन्यूटी चलती रहेगी। सेंस आर टिपिकली स्विच्ड फैब्रिक आर्किटेक्चर्स यूजिंग फाइबर चैनल्स। जो हमारा सेस होता है वो क्या यूज करता है, फैब्रिक आर्किटेक्चर्स यूज करना है होता है, जिसमें फाइबर चैनल, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसे हम बोलते हैं, उस तरीके से फाइबर चैनल यूज करता है फॉर कनेक्टिविटी के लिए। द टर्म स्विच्ड फैब्रिक रिफर्स टू ईच स्टोरेज यूनिट बीइंग कनेक्टेड टू ईच सर्वर बाय मल्टीपल सेंस स्विच। तो जो हमारा यहाँ फैब्रिक्स का, स्विच्ड फैब्रिक का मतलब क्या है कि हमारे जो भी ईच स्टोरेज यूनिट, जितनी भी स्टोरेज यूनिट हैं वो किसी न किसी ईच सर्वर वायर कनेक्ट होंगी सर्वर से। मल्टीपल सैन स्विच आल्सो कॉल्ड सैन डायरेक्टर्स, उसमें एक सैन डायरेक्टर्स होगा जो कई सारे स्विच से कनेक्टेड होगा, वो भी हम फिगर में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। विच प्रोवाइड रिडेंडेंसी विद इन द पाथ टू स्टोरेज यूनिट, यहाँ पर भी डेटा रिडेंडेंसी होगा। दिस प्रोवाइड एडिशनल पाथ्स फॉर कम्युनिकेशंस एंड एलिमिनेट वन सेंट्रल स्विच एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर्स। तो इसके पहले वाले में देखिए एक ही था ये स्विच, अब यहाँ पर कई स्विच हो गए। अब हमारा डेटा जो है यहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, तो हमारा ये स्विच इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, और ये सारे सर्वर्स हो गए, ये सर्वर इससे भी कनेक्टेड हैं और इससे भी कनेक्टेड हैं। इसी तरह सारे सर्वर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर इन केस ये जो हमारा जो लिखा है ना कि यहाँ पर जो अभी हमने देखा था कि स्विच का सैन डायरेक्टर्स, ये जो हमारा सैन डायरेक्टर्स है, अगर ये एक फेल हो गया, इन केस इसको इंटरप्ट हो गया, तो ये हमारा इसके थ्रू यहाँ पर डेटा स्टोर होता रहेगा। तो ये फाइबर केबल के थ्रू इसमें एक्सेस कनेक्शंस रहता है, तो ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और हमारा डेटा इजीली स्टोर होता रहता है। Ethernet has many advantages similar to fiber channel for supporting SAN। ईथरनेट के पास जैसे फाइबर चैनल है वैसे ईथरनेट अभी हमने इसके पहले देखा था, वो उसके थ्रू कनेक्टेड रहता था। यहाँ पर ये फाइबर चैनल के सम ऑफ दीज इंक्लूड हाई स्पीड, इससे स्पीड इसकी ज़्यादा तेज होगी। सपोर्ट ए स्विच्ड फैब्रिक टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी का मतलब एक दूसरे से जो कनेक्शंस हैं हमारे, जो ये कनेक्शंस हैं, ये एक तरीके की टोपोलॉजी होती है। ये जो कनेक्शंस हैं जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश होती है, स्टार होती है, तो इस तरह से अलग अलग होती है। अगर हम एक कंप्यूटर है यहाँ, एक कंप्यूटर है यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर ये दोनों ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको हम रिंग बोलते हैं। अब ये इसी से ऐसे कनेक्टेड हो जाए तो इसको हम मेश बोलते हैं। अब इसी में स्टार भी होता है, जैसे ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, तो इस तरह से ऐसे कनेक्टेड होगा, तो ये एक स्टार का रूप बनाता है, तो उसको हम स्टार बोलते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे कनेक्टेड हो गया, तो इसको स्टार बोलते हैं। तो ये टोपोलॉजी है, यूज होती है डेटा जो है हमारा कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ये यूज होती हैं ऐसे कुछ। वाइड स्प्रेड इंटरऑपरेबिलिटी एंड ए लार्ज सेट ऑफ मैनेजमेंट टूल्स, ये सारे यूज होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। एक मैनेजमेंट टूल्स भी रहते हैं, फाइबर टोपोलॉजी यूज होती है। इन स्टोरेज नेटवर्क्स एप्लीकेशंस द स्विच इज द की एलिमेंट, जो हमारा स्विच होगा वो की एलिमेंट होगा। ये हमारे जो है ये दोनों स्विच हैं जो बीच में लगी हुई हैं। SAN provides connectivity to the virtual servers using either the fiber channels or ISCSI protocols। तो जो हमारा डेटा उसके पहले NAS में था, हमारा ईथरनेट के थ्रू था, और लेकिन SAN के अंदर हमारा जो है डेटा या तो फाइबर चैनल के थ्रू होगा या ISCI प्रोटोकॉल होगा। अब ISCI क्या है, ये इसको हम बोलते हैं इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है
ये क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जो सैन यूज होता है उसके लिए ये एक प्रोटोकॉल है, यूज्ड होता है टू सेंड ब्लॉक स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज एरे आर डिवाइसेस टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा था ब्लॉक में, फाइल सिस्टम के अंदर हमारा एक फाइल बनती है, उसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो यही क्या करता है, सेंड ब्लॉक स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज एरे, यहाँ से हमारा ब्लॉक को उठाता है और क्लाइंट के कंप्यूटर्स में सेंड कर, दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दोज डिवाइस। इन दोनों के बीच में कनेक्शंस नहीं है, लेकिन फाइबर चैनल के थ्रू वो इस डेटा को दोनों में ट्रांसमिट करता है। ये होता है हमारा ISCSI प्रोटोकॉल। सैन स्टोरेज हैज द फॉलोइंग प्रोस एंड कॉन्स। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, जैसे हमने नेस का देखा था वैसे इसके भी हैं। सैन स्टोरेज इज शेयरेबल, ये सैन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसके में जो भी डेटा होगा वो हम इजीली शेयर कर पाएंगे वर्चुअल सर्वर्स हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में। फिर सैन आर हाईली स्केलेबल बोथ फ्रॉम ए कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव। स्केलेबल होता है मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इजीली अडॉप्ट हो जाएगा, थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो ये स्केलेबल होता है फॉर ए लार्ज डिप्लॉयमेंट्स ऑफ ए वर्चुअल सर्वर। स्केलेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड द होल प्रोमाइसेस ऑफ सैन इज टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ स्केलेबल। तो आप उसी ओल्ड मॉडल सैन का जो है नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर पाएंगे विदाउट फर्दर ज़्यादा चेंज करने के, तो उसी को हम बोलते हैं स्केलेबल है। सैन स्टोरेज प्रोवाइड्स सिंक्रोनस रिप्लिकेशंस, मतलब ये जो सैन के अंदर जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस रहेंगी ना, उसमें सिंक्रोनस मतलब साथ ही साथ डेटा हमारा रिप्लिकेट होता रहेगा। सेम डेटा यहाँ पर भी है, सेम डेटा यहाँ पर भी हमारा सिंक्रोनाइज रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये साथ में हमने यहाँ पर कुछ इंटर किया डेटा, कस्टमर का डेटा, वही कस्टमर का डेटा यहाँ पर रिप्लिकेट हो गया, फिर हमने दूसरा किया वो भी यहाँ पर हो गया, तो सेम होता रहेगा। अगर इन केस इस स्टोरेज डिवाइस में कुछ हो जाता है तो ये स्टोरेज डिवाइस एज ए बैकअप काम करेगी। तो वही है इसका कि सिंक्रोनस रेप्लिकेशंस होता रहता है। फिर आगे है सैन एनवायरनमेंट आर हाईली रेजिलेंट। सैन एनवायरनमेंट्स आर वेल इक्विप्ड विथ डुअल फैब्रिक्स HBA एंड हाईली अवेलेबल स्टोरेज एरे, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक डेटा एक जो है हार्ड डिस्क कुछ जहाँ पर स्टोरेज है वो उसको कुछ हो गया तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इस तरह से ये दूसरे में स्टोरेज रहेगा, तो अवेलेबल स्टोरेज एरे रहेगा तो हम कभी भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब ये है एक क्लाउड स्टोरेज, ये भी चूँकि नेटवर्क पे स्टोरिंग होती है इसकी डेटा की, इसलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। क्लाउड स्टोरेज इज ए स्टोरेज स्पेस ऑन कमर्शियल डेटा सेंटर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी कंप्यूटर्स विथ इंटरनेट एक्सेस। ऐसा स्टोरेज जो इंटरनेट के थ्रू हम ऐसा डेटा जो है यूजुअली हम कहाँ स्टोर करते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट के थ्रू हम किसी थर्ड पार्टी पे, थर्ड जगह पे, कमर्शियल डेटा जगह पे अपना डेटा स्टोर कर दें, हम यहाँ पर बैठे हैं और हमने डेटा अपना इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे सेव कर रखा है, तो वही क्या हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी कंप्यूटर्स, और हम इस डेटा को हम किसी भी कंप्यूटर से इस क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज। ए लिमिटेड स्टोरेज स्पेस में भी प्रोवाइडेड, जो हमारा स्टोरेज है वो लिमिटेड फॉर्म में ही प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे जीमेल है 15 या 25 GB ऐसा कुछ देता है, तो वो डेटा हम वहाँ पर उतना स्पेस प्रोवाइड करता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम वहाँ उतना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें और डेटा चाहिए विथ मोर स्पेस अवेलेबल फॉर ए सब्सक्रिप्शन फी, तो हमें कुछ फी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, अमेजन S3 है, गूगल ड्राइव है हम यूज़ करते हैं, स्काई ड्राइव है, ये सब क्या है, क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, गूगल ड्राइव सबको पता है, अमेजन S3 कुछ लोगों को पता होगा, स्काई ड्राइव बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका नाम याद रखिएगा। क्लाउड स्टोरेज हैज़ द फॉलोइंग प्रोज एंड कॉन्स। अब देखते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। प्रोज क्या है, ए वेरी गुड ऑफसेट बैकअप, जाहिर सी बात है ऑफ साइड बैकअप है, हमारी साइड पे नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, तो अगर कोई चोरी होती है या फ्लोट्स होती है, बाढ़ आती है, फायर होता है, तो हमारा डेटा बच जाएगा, ये इसका प्रॉफिट है, फायदा है इसका। मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स,
अब जो है हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हम खरीदते थे उससे ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन ले रखा है और कितने दिन यूज़ रहेगा डेटा उसके हिसाब से हमें फी करना पड़ेगा। ऑफन रिक्वायर्स ऑन एन ऑनगोइंग सब्सक्रिप्शन, और लगातार हमें उसको पे करना पड़ेगा। रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शंस टू एक्सेस द क्लाउड, बिना इंटरनेट कनेक्शन से वो डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मच स्लोअर देन अदर लोकल बैकअप्स, जो हमारा दूसरे लोकल बैकअप्स हैं उससे स्लो ही रहेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सेस होगा उसमें हम जल्दी डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ एन ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। जो हम बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है उसके फीचर्स क्या क्या है। टुडेज कस्टमर्स लाइक टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक फ्रॉम देयर वेबसाइट्स, आजकल के जो कस्टमर्स हैं उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए। डिज़ाइनिंग ए वेबसाइट्स फॉर एन ऑनलाइन बैंकिंग कैन बी ओवरवेलमिंग टास्क, जो हमारा डिज़ाइनिंग है वेबसाइट्स का वो भी एक तरीके का टास्क जो है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन गया है इन दिनों। कैसे, इन एडिशन टू द फंक्शनलिटी ऑफ द साइट देयर आर मेनी एलिमेंट्स टू कंसिडर, जब भी हमें वेबसाइट्स बनानी होगी तो हमें कई सारे एलिमेंट्स कंसिडर करना पड़ेगा। देखते हैं वन बाय वन क्या है। टू एसेंशियल कंपोनेंट्स टू क्रिएट ए सक्सेसफुल साइट आर लुक एंड फील। जब भी कभी हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो दो चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, पहला उसका लुक कैसा होना चाहिए और उसको देखने पर फील कैसा आना चाहिए, ये दो उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। अब देखते हैं इसको वन बाय वन। लुक, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अप द साइट इम्प्रेसिव आर, कौन कौन है, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए हमारी जो साइट है, और सेंस ऑफ पर्सनालिटी होनी चाहिए। अब किस चीज़ के लिए बनाई गई है वो उसको देख के सेंस पता चलना चाहिए। व्हेन विजिटिंग ए साइट, जब भी हम साइट पे जाएगा कस्टमर, ऑलमोस्ट इमीडिएटली द विजिटर्स मेक ए डिसीजन अबाउट इट्स कैरेक्टर्स, तुरंत उसको देख के कुछ ना कुछ उसके अपने दिमाग में इमेजिन करेगा कि ये हमारा ये जो है बैंक की है तो कैसा है, कैसा इसके साइट अगर उसको अच्छी लगी तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। Viewer predicts the kind of experience he thinks the site is prepared to offer based on graphic design, format and text at the very least। अगर उसके अंदर टेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइन है और फॉर्मेट उसका अच्छा है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा और वो प्रेडिक्ट करेगा इस बैंक में हमें सर्विसेज लेनी है कि नहीं। द फाइनेंशियल सर्विसेज वेबसाइट इज़ कंपेरेबल टू द ब्रिक एंड मोटार बैंक, जो है मोटार जो हमारी जो फिजिकल बैंक्स हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। कैसे, देखते हैं। व्हेन कस्टमर्स एंटर ए बैंक, जब कस्टमर बैंक में जाता है, बैंक बिल्डिंग में, तो द बैंक वांट देम टू प्लीज्ड विथ व्हाट द कस्टमर सी ए क्लीन। कस्टमर्स को क्या चाहिए, बैंक क्या प्रेजेंट करती है, क्लीन होना चाहिए, सेफ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए इन्वायरमेंट, वेयर दे फील कंफर्टेबल, जहाँ उनको कंफर्टेबल महसूस हो सके, एंड कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा। इन फैक्ट बैंक्स स्पेंड ए गुड डील ऑफ मनी, बैंक इसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है। हायरिंग इंटीरियर डिज़ाइनर, ताकि वो डिज़ाइनिंग अच्छी कर सके, इंटीरियर डिज़ाइन, एंड डेकोरेट टू इंश्योर द कस्टमर्स डू इंडीड गेट द पॉजिटिव फीलिंग, जिससे कस्टमर्स उस बैंक में अपना खाता खोल सके और उसे अच्छा फीलिंग हो सके। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, कैसा होना चाहिए, फील होना चाहिए। वंस द इनिशियल इंप्रेशंस हैज़ बीन क्रिएटेड, अब उसने डिसाइड कर लिया बैंक के प्रोमाइसेस को देख के कि हमें अकाउंट खोलना है कि नहीं, उसकी वेबसाइट को देख के। व्हेन द कस्टमर्स एंटर द बैंक, जब कस्टमर बैंक के अंदर घुसता है, जो फिजिकल बैंक है उसके अंदर, तो द बैंक वांट टू देम फील, बैंक उसको क्या फील कराएगी, द रिजल्ट ऑफ एनी मनी और टाइम यू माइट हैव इन्वेस्टेड इन नाइस कारपेट। तो हाँ, बैंक किस पे, एक अच्छे कारपेट्स पे पैसा लगाएगी, वो उसको डेकोरेट करने में कंफर्टेबल चेयर्स होनी चाहिए, वेल प्लान्ड ऑफिस लेआउट होना चाहिए, एंड कन्वीनियंटली प्लेस्ड टेलर विंडोज़ होना चाहिए ताकि वो इजीली पहुंच सके वहां तक। क्लियरली विजुअल ब्राउचर, जितने भी हम ब्राउचर हैं वो सारे विजुअल होने चाहिए, एंड पोस्टर लोकेशंस, जो भी पोस्टर्स हैं बैंकों की योजनाओं के वो भी क्लियरली विजिबल होने चाहिए। इवन एंड ईजिली एक्सेसिबल ड्राइव थ्रू लैंड, और वहाँ तक पहुँच भी आसान होनी चाहिए। लाइकवाइज विथ बैंक वेबसाइट, बिल्कुल इसी तरह बैंक की वेबसाइट भी होती है। आफ्टर पेट्रॉन्स गेट देयर फर्स्ट इंप्रेशंस फ्रॉम द ओपनिंग पेज दे इंटर द साइट्स, जैसे ही वो पेज पे उस जाए वेबसाइट्स के, उस साइट के अंदर खुले, उस पर कुछ ना कुछ इंप्रेशन पड़ना चाहिए, वो भी अच्छा।
दे विल डिस्कवर अबाउट द फॉलोइंग आइटम्स। क्या वो ढूंढेंगे उस वेबसाइट में? हेल्प टू क्रिएट द फील ऑफ साइट। तो क्या क्या होना चाहिए? द एबिलिटी टू मूव बैक एंड फोर्थ इजिली बिटवीन प्लेनली मार्क्ड सेक्शंस। अब जैसे कस्टमर्स किसी एक पर्टिकुलर पेज पे गया, अगर उसे वापस पेज पे दूसरे पेज पे जाना है, बैक जाना है, तो वो इजिली मूवेबल होना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स नहीं होती हैं, उसी पेज पे ही रुकी रहती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्म्स दैट आस्क क्वेश्चंस, जो फॉर्म उसमें डिजाइन किए गए हों भरने के लिए, विथ केयर एंड एफिशिएंसी, डोंट टेक टू लॉन्ग टू फिल आउट। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, एक शॉर्ट में होना चाहिए। इस साइट मैप एंड आर टेबल ऑफ कंटेंट रिवीलिंग द सेटअप ऑफ द एंटायर साइट एट ए ग्लांस। एक साइट मैप होना चाहिए जिसमें सारा वेबसाइट्स का क्या क्या ग्लांस है, कौन चीज़ें कहाँ पर है, वो भी उसमें साइट मैप में जो हमारा कस्टमर है वो देख सके। एक गुड सर्च इंजन टू हेल्प लोकेट कंटेंट व्हेन मेमोरी फेल्स। अब एक उसमें सर्च इंजन भी होना चाहिए ताकि इजीली उसको सर्च कर सके, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो। कस्टमर सर्विस ऑप्शंस प्रेजेंटेड एट एवरी अपॉर्चुनिटी। कस्टमर सर्विसेज एक सेक्शन होना चाहिए उसमें। क्लियरली रिटन टेस्ट दैट एजुकेट एंड इन्फॉर्म्स, और ऐसे जो उसमें टेस्ट होने चाहिए वो क्लियरली रिटन होने चाहिए जिससे वो उसे एजुकेट कर सकें। फिर क्या है? इंटरनल नेविगेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबिलिटी टू मूव बैक एंड फोर्थ अमंग पेज। उसमें नेविगेशंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे वो मूव कर सके किसी पेज पे और बैक भी आ सके पहले पेज पे। द बेसिक फीचर ऑफ गुड नेविगेशन साइट्स आर, फीचर्स क्या है? लिंक्स बैक टू द मेन पेज आर टू द अदर ऑप्शंस ऑन द साइट्स। एक पेज से दूसरे पेज में जाने का ऑप्शंस भी होना चाहिए और बैक जाने का भी पेज होना चाहिए। होम पेज का रिटर्निंग भी होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट भी उसमें होने चाहिए। साइट मैप होना चाहिए। इंटरनल सर्च इंजन होना चाहिए टू असिस्ट नेविगेशन फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट, ये भी होना चाहिए। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए नेविगेशन होना चाहिए। इंश्योरिंग ऑल नेविगेशन पॉसिबिलिटी हैज़ बीन कवर्ड, और देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी नेविगेशनल पॉसिबिलिटीज थे वो कवर हो गए हैं कि नहीं। सॉरी। बैंक वेबसाइट कैन इजीली बी विजिटेड बाय एनीवन वर्ल्ड वाइड हु हैज़ एक्सेस टू द कंप्यूटर, और ऐसा होना चाहिए कि जो वेबसाइट्स है वो वर्ल्ड वाइड कोई भी उसको एक्सेस कर पाए जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। इन दैट सेंस बैंक्स इंटरनेट प्रेजेंस इज मच मोर एक्सेसिबल देन द ब्रिक एंड मोटर। इसका मतलब ये होता है कि बैंक्स अगर इंटरनेट के थ्रू है तो वो जो फिजिकल ब्रांच है उससे ज़्यादा उसको लोग एक्सेस कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनर मस्ट मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। जो वेब डिज़ाइनर है उसको ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिससे रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न्स मैक्सिमम हो। वेबसाइट में सीम एक्सपेंसिव, वेबसाइट्स जो है कॉस्टलियर दिखनी चाहिए। द कॉस्ट इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू बिल्डिंग और रिफर्सिंग ए बैंक। जितना बैंक को बनाने, एक ब्रांच को बनाने और उसके ऊपर खर्च करने में, सजाने में लगता है पैसे, उससे वेबसाइट को में खर्चा कम होगा। But in spite of the difference in the net bank and the traditional bank, customers have the same needs and desire whether they are on street or on the web। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नेट पे ही सारा चीज़ करें, हमें दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स जो है स्ट्रीट पे भी जाना चाहता है और वेब पे भी जाना चाहता है। दोनों तरीके की बैंकिंग उसे चाहिए। फिर आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होस्टिंग बैंडविड्थ एंड डेटा डाउनलोड एंड अपलोड। अब देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। इन ए टिपिकल वर्ड सिनेरियो बिकम अक्रॉस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो अभी अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमने ISP के बारे में पढ़ा होगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग अबाउट हाई स्पीड इंटरनेट, वो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं एडवर्टाइजिंग करते समय कि आपके स्पीड इंटरनेट की कितनी है। बट व्हेन वी लुक एट आवर ओन इंटरनेट कनेक्शन, जब भी हम अपने कनेक्शंस को देखते हैं, द डाउनलोड स्पीड सीम्स टू बी फॉर बिलो कंपेयर टू व्हाट हैज़ बीन एडवर्टाइज। जो भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने स्पीड बताई थी उससे हमेशा ये कम ही निकलती है। सो व्हाट डिड योर ISP एक्चुअली मीन बाई कनेक्शन स्पीड। तो जो हमारा ISP ने कितनी स्पीड्स बताई थी, क्या उन्होंने सही बताई थी? क्या कनेक्शन स्पीड जो है हमारी डिफरेंट फ्रॉम डाउनलोडिंग स्पीड्स है, वो हम इसमें जानेंगे। कनेक्शन स्पीड्स एंड डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती है देखते हैं। पीपल्स ऑफन कंफ्यूज कनेक्शन स्पीड विथ डाउनलोड स्पीड। जब भी कोई भी हम ब्रॉडबैंड कोई भी यूज़ करते हैं, कनेक्शंस लेते हैं, तो हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे किसी भी कंपनी का हो गया, एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, तो वो हमें डाउनलोडिंग स्पीड बताता है।
Though both of these terms refer fairly to the same things, their interpretations is slightly different from one another. तो एक कनेक्शन स्पीड होती है और एक डाउनलोडिंग स्पीड होती है, दोनों लगती तो हैं कि सेम है लेकिन एक्चुअल में दोनों डिफरेंट होती हैं। देखते हैं उसको। कनेक्शन स्पीड, जिसको हम इंटरनेट बैंडविड्थ भी बोलते हैं, refers to the raw data transfer rate of the connections provided by your ISP। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो हमें डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड देता है कनेक्शंस की, वही यहाँ पर कनेक्शन स्पीड कहलाती है। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजुअली एडवर्टाइज, हमेशा वो इसी को यूजुअली एडवर्टाइज करेगा जब भी उसे अपनी मार्केटिंग करनी होगी। एंड कैन वेरी लार्जली एंड एमंग डिफरेंट प्रोवाइडर्स एंड डेटा प्लान्स, और इसको कई सारे डेटा प्लान्स और प्रोवाइडर्स के बीच में बताया जाता है कि हमारा इतनी MBPS की स्पीड है, इतने KBPS की स्पीड है। वो अब देखते हैं हम कैसे। दिस फिगर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ KBP। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ISP कैसे बताएगा, KBPS में बताएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है किलो बिट पर सेकेंड। अगर स्मॉल b लिखा है तो बिट है, कैपिटल B होगा तो बाइट होगा, ये याद रखिएगा, ऐसे हर जगह होगा। MBPS कैपिटल B लिखा है तो मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। On the other hand, when we downloading files from the internet, the same data transfer rate is interpreted as download speed. On the other hand, when we downloading, जब हम कभी डाउनलोड करते हैं from the internet, तो क्या होता है, फ्रॉम द इंटरनेट द सेम डेटा ट्रांसफर रेट इज इंटरप्रेटेड एज डाउनलोड। जब भी हम डेटा हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग स्पीड। डाउनलोडिंग स्पीड इज यूजुअली मेजर्ड इन KBPS। KBPS मतलब किलो बाइट पर सेकेंड्स। देखते हैं इसके सिनेरियो क्या क्या है। से यू हैव ए 1 MBPS इंटरनेट कनेक्शंस। अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कनेक्शंस कितना दे रखा है, 1 MBPS इंटरनेट कनेक्शंस दे रखा है। विथ सच ए कनेक्शन स्पीड, अगर वो आपकी कनेक्शन स्पीड है, यू माइट एक्सपेक्ट टू डाउनलोड फाइल्स एट ए रेट ऑफ डाउनलोड 1 MB पर सेकेंड्स। आप क्या सोचते होंगे कि हमें डेटा जो है 1 MB पर सेकेंड्स डाउनलोड हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। देखते हैं। But when you actually download a file, the download speed only reach 100 to 120 KB per second। तो जो हमारी स्पीड है वो कितनी पहुंच जाती है, 100 से 120 KBPS के हिसाब से पहुंच जाती है। तो हमारी स्पीड जो है यहाँ पर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी यहाँ पर समझेंगे। वेयर इज द कैच, क्या ऐसा कैसे हुआ। इफ कनेक्शंस स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड आर फेयरली वन, अगर दोनों एक ही है एंड सेम है एज बी मेंशन्स अर्लियर, देन बी शुड बी आइडली गेटिंग द सेम स्पीड। तो हमें सेम स्पीड मिलना चाहिए अगर दोनों सेम है तो फॉर कनेक्शंस एंड डाउनलोडिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तो कमी है, वो देखते हैं अभी हम कैसे हैं। एक्चुअली कनेक्शंस एंड डाउनलोड स्पीड आर मेजर्ड इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। दोनों की जो यूनिट्स है वो हमारी डिफरेंट है, वो देखते हैं हम कैसे हैं। So even though these measurements refers the same things, their interpreted values turn out to be quite different। क्योंकि ये measurement refers to same things, सेम चीज़ को हम नाप रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि दोनों कैसे डिफर हो जाते हैं वो हम देखते हैं। कनेक्शन वर्सेस डाउनलोड यूनिट्स देखते हैं। यूनिट यूज्ड फॉर कनेक्शन स्पीड, जो भी आपका ISP होगा वो क्या यूनिट प्रोवाइड करेगा, KBPS किलो बिट पर सेकेंड। MBPS स्मॉल में है, MBPS मेगा बिट पर सेकेंड। GBPS गीगा बिट पर सेकेंड। अगर B जो भी B है वो अगर स्मॉल में है तो बिट होगा, कैपिटल में है तो बाइट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से वो स्पीड देगा। और यूनिट यूज कौन सी की जाती है डाउनलोड में, कैपिटल B KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, MBPS मेगा बाइट पर सेकेंड, एंड सो ऑन। इस तरह से यूज किए जाते हैं। रिलेशंस बिटवीन बिट एंड बाइट, अब देखते हैं बिट है या बाइट है। तो जान लीजिए बिट जो है सबसे छोटी यूनिट है, तो 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। अब देखते हैं
अब इसको किलो, एक किलो बाइट बना दिया तो के बी हो गया, कैपिटल बी हो गया, इधर कैपिटल बी है और इधर स्मॉल बी है, तो ये किलो से गुणा कर दिया तो यहाँ 1 किलो बाइट हो गया, और यहाँ पर भी गुणा किया तो ये क्या हो गया, 8 किलो बिट हो गया। ठीक, दोनों तरफ किलो हुआ, दोनों तरफ किलो हुआ, तो इसके बराबर हुआ। अब वाई डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग कनेक्शंस एंड डाउनलोडिंग स्पीड, वो जानते हैं। अब बिट इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, सबसे छोटी यूनिट है, दैट इज वाई इट वाज अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द रॉ डेटा ट्रांसफर रेट विच रिफर्स टू द कनेक्शन स्पीड। जो कनेक्शन स्पीड है वहाँ पर हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, इसलिए जो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसी को यूज़ की जाती है, इसीलिए वहाँ पर बिट यूज़ होती है। Hence connection speeds are measured in megabit per second, जिसको हम स्मॉल में mbps बोलते हैं। बट ए बिट इन itself is quite meaningless, लेकिन बिट जो है यहाँ पर उसका इतना यूज नहीं है। कैसे मीनिंगलेस हो जाता है वो देखते हैं। द डेटा इन योर कंप्यूटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट। जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, 8 बिट में, मतलब 1 बिट होगा तो वो एक डेटा होगा, तो 8 बिट इज इक्वल टू कितना था हमारा, 1 बाइट। तो हम यहाँ यूज क्या करते हैं, बाइट, 8 बिट ब्लॉक यूज करता है वहाँ पे, नोन एज बाइट। तो हम यहाँ पर क्या, सो व्हेन यू डाउनलोड एनी फाइल, कभी भी हम कोई फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से तो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन बाइट। तो ये किस में रिप्रेजेंट होगी, बाइट में। इसलिए डाउनलोडिंग स्पीड हमारी कब किस में चेंज हो जाती है, kbps में। जो हमारा कनेक्शन स्पीड है, कनेक्शंस, ये हमारा बिट में होता है, क्योंकि जो डेटा है हमारा 0-1 के फॉर्म में होगा। लेकिन जब हमारा ये जो पीसी है इसके अंदर जब भी हमारा डाउनलोड होगा तो यहाँ पर डेटा हमारा आएगा, तो वो डेटा जो है हमारा किस में आएगा, 8 बिट में होगा, तब वो एक डेटा बनेगा। तो हमेशा 8 बिट मिनिमम होगा, तो 8 बिट जब मिनिमम होगा तो हम इसको बिट ना कह के बाइट बोल देते हैं। तो हमारी डाउनलोड स्पीड हमेशा किस में होगी, बाइट में होगी, और कनेक्शन स्पीड किस में होगी, बिट में होगी। इसीलिए इन दोनों की जो है इसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंस इसीलिए इसका होता है। अब देखते हैं आगे और क्या इसका मतलब एक्चुअल कैसे होता है। द नोटवर्थी पॉइंट हियर इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। दोनों में अंतर हो गया है बिट और बाइट का, इसीलिए हमारी स्पीड कम और ज़्यादा होती है। कनेक्शन स्पीड इज रिप्रेजेंटेड विथ ए स्मॉल बी फॉर बिट, वाइल डाउनलोड स्पीड टेक्स ए कैपिटल बी। कैपिटल बी का यूज होता है। लेट अस हैव ए डीपर लुक ऑन टू दिस। देखते हैं, 1 मेगाबाइट कैपिटल बी है, यहाँ बाइट है तो कैपिटल बी। 1 MB बराबर क्या हो गया, 8 मेगाबिट। यहाँ स्मॉल हो गया तो 8 मेगाबिट हो गया। तो 1 मेगाबाइट इक्वल टू, अब क्या हो गया, मेगाबाइट से जब हम किलोबाइट में यूज करते हैं तो किस में आते हैं, 1024। तो हमें पता है कि एक जो है मेगाबाइट वो कितने के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये इस वाले लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं, ये अलग से लिखा हुआ है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो हम अब मेगाबाइट की जगह पे हमने क्या किया, इस लाइन से इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये अलग लिखा हुआ है। 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। और अभी हमने क्या देखा, 1 मेगाबाइट 8 मेगाबिट के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, मेगा मेगा दोनों में बराबर है ये, और बाइट जो है हमारा बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, इसलिए यहाँ 8 आ गया। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट बराबर 8 मेगाबिट हो गया। ये हमने पढ़ा 1 मेगाबाइट, यहाँ पर भी बाइट बाइट दोनों में सेम है तो कोई मतलब नहीं कि मेगा से हम किलो में जाने के लिए 1024 से गुणा करते हैं। तो ये मेगा बड़ा होता है, किलो छोटा होता है, तो 1024 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तब फिर थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखिए, ये जो है 8 मेगाबिट, इसको उठा के इन्होंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे। तो 8 मेगाबिट इक्वल टू कितना हो गया, 1024 किलोबाइट। ठीक है, आप देखते हैं, देयरफॉर 1 मेगाबिट, अब हमें 1 मेगाबिट निकालना है तो 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 128 किलोबाइट।
तब जब हमारा डेटा कनेक्शन स्पीड एमबीपीएस में यहाँ पर दिया हुआ है, एमबीपीएस में इसमें लिखा हुआ होगा, तो हमारी स्पीड कितनी आएगी 128 किलोबाइट, जिसको हम केबीपीएस बोलेंगे। सो इन 1 एमबीपीएस कनेक्शन योर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड वुड बी 128 केबीपीएस। तो अब कितना डाउनलोड कर पाएंगे, 128 kbps ही डाउनलोड होगा। एंड दिस conventions kinds of suits of ISP2 as it helps them to lure consumers into physically greater figures। इसलिए जो हमारे ISP प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या बोल देते हैं, 4 Mbps 5 Mbps 50 Mbps की स्पीड होगी, उनको क्या, उनसे क्या मतलब है, वो उतना बोल देंगे क्योंकि ये फिगर्स बड़ा दिखता है Mbps, इसलिए कस्टमर्स उनके झांसे में आ जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। 1 Mbps का मतलब 128 kbps, जहाँ भी बड़ा होगा। देखते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाउनलोड स्पीड। जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, वो देखते हैं क्या है। सो वी शुड गेट ए मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 128 kbps ऑन 1 Mbps कनेक्शन। अगर 1 Mbps कनेक्शन है हमारे पास तो हम 128 kbps का ही डेटा डाउनलोड कर सकते हैं एक बार में। बट प्रैक्टिकली वी वुड ओनली बी एबल, लेकिन हम कितना हमें मिलता है, 80 से 120 मिलता है, वो भी 128 पूरा नहीं मिलता है। द फॉल इन द डाउनलोड रेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 7। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। अब वो हम देखेंगे वन बाय वन। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो देखते हैं। योर डाउनलोडिंग स्पीड इज अफेक्टेड बाय सेवरल सर्वर साइड फैक्टर्स। कई सारे सर्वर साइड फैक्टर्स होते हैं जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। पैकेट डिलीवरी मेथड्स, एक होता है पैकेट डिलीवरी मेथड। जब भी डेटा हमारे पास डिलीवर्ड होगा तो वो पैकेट के फॉर्म में होगा। पैकेट के फॉर्म का मतलब, अब आप जैसे समझिए, आपने जोमेटो से ऑर्डर किया, ये जोमेटो है, आपने कुछ मान लीजिए फूड ऑर्डर किया, कुछ फूड ऑर्डर किया, ठीक है, तो ये फूड है। अब इस फूड को वो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं भेज देगा आपके पास, इसकी पैकिंग करेगा, बाकायदा इसकी पैकिंग होगी फूड की, इसमें आपका एड्रेस होगा, किसने मंगवाया है, आपका नाम, आपका एड्रेस, बिल पूरा होगा, कहाँ जाना है इसका, कहाँ से आया है उसका भी इंफॉर्मेशन होगा, उस होटल का नाम होगा, रेस्टोरेंट का, और जहाँ पर वो डिलीवरी होनी है उसका भी पता होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मैसेज होगा। तो उसी तरीके से जब भी हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो डेटा एक पैकेट के फॉर्म में आता है, रॉ डेटा डायरेक्ट नहीं आता है, वो एक पैकेट के फॉर्म में आता है। तो द डेटा दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट आर रिसीव्ड बाय योर डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो पैकेट्स के फॉर्म में आता है। क्यों पैकेट के फॉर्म में आता है वो अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें एड्रेस होता है। ईच ऑफ दीज पैकेट्स कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एड्रेस। लाइक जैसे सेंडर्स का नाम होता है, रिसीवर्स का एड्रेस होता है, किसको जाना है, इस तरह के इंफॉर्मेशंस उसमें होती हैं। दीज इंफॉर्मेशंस रेफर टू एज मैसेज हेडर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज हेडर्स बोलेंगे। मेकअप ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द डेटा दैट इज डाउनलोडिंग। जिससे जो डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको एक कंसिडरेबल पार्ट होता है इसका, बिना इसका डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। बट इज डिस्कार्डेड वंस इट रीच द क्लाइंट्स। जब ये क्लाइंट्स के पास पहुंच जाएगा तो ये डिस्कार्ड कर देगा। जैसे आपके पास फूड डिलीवर हो जाता है, आप पैकेट को फाड़ के फेंक देते हैं, किसको, इसमें हेडर्स होते हैं, जैसे आपका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, बोथ। द साइज ऑफ ईच पैकेट एंड द साइज ऑफ द हेडर इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स वेरीज अमंग डिफरेंट होस्ट। इसके साइज जो है डिफरेंट करते हैं होस्ट के हिसाब से। फिर अगला है सर्वर कैपेसिटी। अब सर्वर जो है हमारा, उसकी कैपेसिटी कैसी है। फाइल डाउनलोडिंग स्पीड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द होस्ट नेटवर्क स्पीड। जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, जिस होस्ट कंप्यूटर से आ रहा है, उसकी स्पीड कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है। द सर्वर यू आर डाउनलोडिंग फ्रॉम शुड बी एबल टू सर्व द फाइल एट ए ग्रेटर स्पीड देन योर ओन कनेक्शन स्पीड। जो आपकी स्पीड है उससे उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आएगा। अगर उसकी स्पीड कम है तो डेटा हमेशा स्लो ही डाउनलोड होगा। अदरवाइज योर डाउनलोड स्पीड विल बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम स्पीड एट विच द सर्वर कैन सर्व। या तो फिर क्या होगा, जो स्पीड है वो हमेशा कम हो जाएगी।
जो जिसकी कम होगी उसी हिसाब से चलेगा। द सर्वर लोड, सर्वर पे लोड भी अगर होगा तो भी फर्क पड़ेगा। कैपेसिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग द सर्वर्स सर्विंग स्पीड, समटाइम्स ए सर्वर विच इज सर्विंग टू मेनी पैरेलल रिक्वेस्ट, अगर कई सेम सर्वर से कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं पैरेलली, जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर्म भरते समय डेटा जो सर्वर पे लोड बढ़ जाता है तो कई सेम पेज को कई सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी इसकी बैंडविड्थ यूटिलाइज होती है कई सारे कनेक्शन से। इन दैट केस द सर्वर लिमिट्स द मैक्सिमम बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड ए पर्टिकुलर फाइल, तो जो उसकी बैंडविड्थ दी रही होगी बस उतने पे ही वो लिमिटेड कर देता है। मोर द लोड ऑन द सर्वर्स मोर वुड बी द नंबर ऑफ पैरेलल रिक्वेस्ट, अब जितने ज़्यादा सर्वर्स होंगी जितना लोड होगा उस पर उतनी ही पैरेलल रिक्वेस्ट आएंगी। अब जैसे ये पेज है इसको कई सारे एक्सेस कर रहे हैं तो ये सारी पैरेलल में रिक्वेस्ट होंगी, तो एक क्यू बन जाएगा कि पहले जिसकी रिक्वेस्ट आई पहले उसको सर्व होगा बाद में उसको होगा, तो इसी तरह की रिक्वेस्ट पैरेलली बनती हैं। हेंस लेस विल बी द मैक्सिमम बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड, तो इससे स्पीड कम हो जाएगी और आपको बैंडविड्थ आपके लिए कम हो जाएगी डाउनलोडिंग की। फिर इसी के तरह राउटिंग होता है, राउटिंग का मतलब रास्ता, कौन कितने शॉर्टकट रास्ते से पहुंच पाएगा, तो वो देखते हैं। डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट कैन रीच द डेस्टिनेशन सर्वर्स इन मल्टीपल वेज, कई तरीके से रास्ते से जा सकता है। जनरली क्या करता है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट इज सिलेक्टेड, जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही सिलेक्ट होता है। बट द मैक्सिमम अवेलेबल डाउनलोड बैंडविड्थ विल बी फेयरली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सर्वर्स लोकेशंस एंड द क्लाइंट लोकेशंस, तो किस पर डिपेंड करता है, जो भी डिपेंडेंट हो किस पे होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सर्वर लोकेशन, जो सर्वर की लोकेशन होगी और क्लाइंट लोकेशंस को होगी उस पर डिपेंड करेगा। इफ़ यू आर डाउनलोडिंग फ्रॉम द सर्वर्स, अगर आप नज़दीक से डाउनलोड कर रहे हैं, जो सर्वर्स के जितनी नज़दीक होंगे आपकी बैंडविड्थ उतनी अच्छी होगी डाउनलोडिंग की। बट इफ़ द सर्वर इज़ फार, अगर दूर होगा आपकी लोकेशन से तो आपको तो बड़ा रास्ता चूज़ करेगा तो बैंडविड्थ कम होगी। ये तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं। डाउनलोडिंग स्पीड में आल्सो डिपेंड अपॉन सेवरल इंटरनल फैक्टर्स, वो देखते हैं कौन कौन सा है। एनआईसी, नेटवर्क इंटर कंट्रोलर, जब नेटवर्क एडाप्टर्स वेरी इन स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, जो एनआईसी कार्ड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफर करते हैं। इफ द नेटवर्क एडाप्टर इन योर डिवाइस कैन नॉट फुल्ली यूटिलाइज द कनेक्शन स्पीड यू वुड नॉट, जो नेटवर्क एडाप्टर लगा होता है वो अगर अपनी स्पीड को फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो भी आपको फुल स्पीड नहीं मिलेगी। दूसरा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। योर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन ए फ्यू बैकग्राउंड सर्विसेज दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द कनेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सर्विसेज रन करता है जो कनेक्शंस के लिए ज़रूरी होती हैं। दीज ओएस लेवल सर्विसेज कंज्यूम सम बैंडविड्थ, ये भी क्या करती हैं, कुछ डाउनलोडिंग स्पीड को यूज़ करती हैं to run their operations. However, the amount of bandwidth consumed by these services may vary from OS to OS. ये OS to OS डिफर करती हैं तो वो भी स्पीड डाउन कर देती है। फिर अगला है डिस्क रीड राइट स्पीड। दिस इज नॉट यूजुअली ए क्रूशियल फैक्टर्स अनलेस यू आर ऑन वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस आर यूजिंग हार्ड ड्राइव विथ वेरी लो रीड राइट स्पीड। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप उतनी ही जल्दी डेटा जो है हार्ड ड्राइव पे रीड और राइट कर पाएंगे। बट इफ़ योर डिवाइस इज नॉट एबल टू रीड राइट द डेटा टू द डिस्क फास्ट इनफ, ए फास्टर कनेक्शंस वुड नॉट बी यूजफुल। अगर आपका जो डिवाइस है वही डेटा को अपनी फास्ट नहीं राइट कर पा रही तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। द कनेक्शन स्पीड शुड बी लेस देन योर डिस्क स्पीड, जो हमारी डिस्क की स्पीड है उससे कम ही होनी चाहिए कनेक्शन स्पीड। फिर अगला है बैंडविड्थ लिमिटेशन इन फाइल होस्टिंग साइट, जो हमारी फाइल होस्टिंग होगी कंप्यूटर्स में तो उसकी भी बैंडविड्थ लिमिटेशंस चेक की जाती है। ए लॉट ऑफ फाइल होस्टिंग वेबसाइट्स एंड सर्विसेज फॉर एग्जांपल रैपिड शेयर्स ऑफर फाइल डाउनलोड एट 2 डिफरेंट स्कीम्स। ए फ्री रेगुलर डाउनलोड, एक तो फ्री होता है एक परचेज होता है। वेयर योर डाउनलोड स्पीड बैंडविड्थ द नंबर पैरेलल कनेक्शंस ऑटो रिज्यूम कैपेबिलिटी ईटीसी। तो जो हमारा जो रेगुलर डाउनलोड होता है उसमें एक लिमिटेड बैंडविड्थ दी जाती है, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, ऑटो रिज्यूम कैपेबिलिटी होती है किसी किसी में, कुछ में नहीं होती है और लिमिटेड होती है। लेकिन कुछ होते हैं पेड प्रीमियम प्लान्स होते हैं जिस पे क्या होगा, विच रिमूव दीज लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस उसमें रिमूव हो जाती हैं। आप डेटा जो है
पैरेलल कनेक्शंस में रिज्यूम कैपेबिलिटी ये सब सारे उसमें प्रोवाइड की जाती हैं डाउनलोड करने के लिए। इफ द कनेक्शंस आर फ्रॉम पेड यूजर्स स्पीड बैंडविड्थ कैप्स आर लिफ्टेड एंड दे गेट यूटिलाइज फुल सर्वर रिसोर्स। अगर पेड वर्जन है तो फुल रिसोर्सेज यूज आप कर सकते हैं उसमें और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। Premium plans in these kind of file hosting services allow you to utilize their full bandwidth। आप प्रीमियम वर्जन लिया है तो आपने फुल बैंडविड्थ आप यूटिलाइज कर पाएंगे। However, it does not mean that you will get more speed and bandwidth than your local service provider। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप ISP ने जो भी स्पीड बैंडविड्थ दी है आप उससे ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। डाउनलोडिंग वाइवा डाउनलोड मैनेजर, अब हम कई जगह यूज़ करते हैं डाउनलोड मैनेजर्स, वो भी उसके थ्रू भी डाउनलोड होता है। कैसे होता है देखते हैं। रेगुलर डाउनलोडर्स दैट आर इंटीग्रेटेड विद वेब ब्राउजर डाउनलोड फाइल्स थ्रू ए सिंगल कनेक्शन। यूजुअली जो है हम डाउनलोड करते हैं जब भी किसी सर्च इंजन से, जैसे गूगल ही हो गया, तो कैसे यूज़ होता है, वो इंटीग्रेटेड डाउनलोडर्स होता है, उसी के थ्रू डाउनलोड होता है। टू इन्हेंस डाउनलोडिंग स्पीड, अगर डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ाना है तो थर्ड पार्टी डाउनलोड मैनेजर्स एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे IDM हो गया, इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर, डैप हो गया, ऑर्बिट डाउनलोडर हो गया, ये सारे एक क्या है डाउनलोड मैनेजर टूल्स हैं, नाम याद रखिएगा। आर अवेलेबल विच आर एबल टू सेटअप मल्टीपल कनेक्शंस इन पैरेलल टू डाउनलोड फाइल। इसमें आप कई सारी फाइल्स एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं पैरेलली और ये डाउनलोड होगा, तो ये इसके लिए ये यूज़ होता है। फिर टोरेंट से भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कैसे। टोरेंट डाउनलोड्स वर्क इन ए डिफरेंट वे देन रेगुलर डाउनलोड्स। Instead of the conventional client server model, this technology is based on peer-to-peer model। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती है टोरेंट डाउनलोडिंग में? peer-to-peer मॉडल यूज होता है। इन दिस मॉडल्स डेटा कैन फ्लो यूनिवर्सली एमंग नंबर ऑफ कनेक्टेड यूजर्स, जो कई सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं नेटवर्कली, डेटा उन सब पे मूव करता है, नोन एज पीयर्स, जिसे हम पीयर्स कहते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। ए फाइल बीइंग शेयर्ड ऑन P2P इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क्स। जो हमारी फाइल होती है पूरे नेटवर्क्स में क्रॉस जो है क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीयर्स, जो पीयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सीडर एंड एक लीचर। सीडर्स आर द यूजर अपलोडिंग डेटा, इनका काम याद रखिएगा। सीडर्स कौन होते हैं, लीचर क्या होते हैं। सीडर्स आर द यूजर, जो भी डेटा अपलोड करेगा, सीड मतलब किसी चीज़ में डालना, तो क्या हो गया, अपलोडिंग डेटा इन द नेटवर्क्स। जब भी हम डेटा जो है नेटवर्क्स में डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो सीडर्स आएगा। एंड लीचर्स मतलब डाउनलोडर, आर दोज द आर डाउनलोडिंग इट, जो डाउनलोड करेंगे उसे लीचर कहेंगे। इन ए टोरेंट नेटवर्क इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ लीचर्स देन सीडर्स, अगर लीचर्स ज़्यादा होंगे सीडर से तो क्या होगा, डाउनलोडिंग स्पीड माइट डिक्रीज। इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ लीचर्स, बहुत सारे लोग अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन द डेटा देन दोज आर अपलोडिंग, जो अपलोड कर रहे होंगे उनसे अगर डाउनलोड करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो डाउनलोड स्पीड कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ सीडर्स, अगर अपलोड करने वाले ज़्यादा हैं तो डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो इनमें कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली रिलेशंस हो गया। टोरेंट डाउनलोड्स कैन इन फैक्ट बी फास्टर देन रेगुलर डाउनलोड्स। टोरेंट डाउनलोड्स रेगुलर डाउनलोडर्स की तरह की कंपैरिजन में फास्टर होते हैं, सिंस देयर आर न्यूमरस एक्टिव पैरेलल कनेक्शंस टू डाउनलोड पार्ट्स ऑफ द डेटा। कई सारे पैरेलल कनेक्शंस होते हैं डाउनलोड करने के लिए। नोड्स कैन कनेक्ट टू ए टोरेंट नेटवर्क वाया बिट टोरेंट क्लाइंट्स। नोट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, बिट टोरेंट क्लाइंट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वंस पीर कंप्लीट डाउनलोड, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, दे कैन आल्सो सीड इट फॉर अदर लीचर्स टू डाउनलोड फॉर्म, तुरंत वो दूसरे लीचर्स को डाउनलोडिंग का प्रोवाइड करेंगे। यू कैन फाइंड आउट योर ओन कनेक्शन स्पीड, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं speedtest.net से। तो नाम याद रखिएगा कि अगर कनेक्शंस की हमें स्पीड टेस्ट करनी है डाउनलोडिंग की, तो हम speed.net से speedtester.net से चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन इसमें हमें क्या निकला, कनेक्शन स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड आर फेयरली द सेम थिंग्स ओनली मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन, इसलिए ये डिफरेंस आता है। सो टू गेट डाउनलोड स्पीड इन kbps फ्रॉम कनेक्शन स्पीड इन mbps, कनेक्शन स्पीड mbps में होगा और हमें मिलेगा kbps में। फर्स्ट मल्टीप्लाई द कनेक्शन स्पीड बाई 1024 टू कन्वर्ट फ्रॉम मेगाबिट टू किलोबिट। तो यहाँ पर MB बिट है
MB है, मेगाबिट है या किलोबिट है, तो हम क्या करेंगे 1024 से गुणा करेंगे ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फ्रॉम मेगाबिट से किलोबिट में, एंड देन डिवाइडेड बाई 8 टू कन्वर्ट इट फ्रॉम किलोबिट। तब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में, किलोबिट से किलोबाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड ऑलमोस्ट all of the emerging technology in influencing banking services and as of today it is almost impossible to। तो ये कहने का मतलब है कि इंटरनेट के बिना बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं रहता, इंटरनेट जरूरी है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स में ट्रेंड्स आए हैं वो देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड ट्रांजिशंस टू मोबाइल बैंकिंग, जो हमारी मोबाइल बैंकिंग है वो भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट हुआ है। कैसे हुआ है, नेटवर्क के थ्रू ही हुआ है। नॉट ओनली विल नियो बैंक्स नीड टू फोकस ऑन द मोबाइल एक्सपीरियंस, फिजिकल बैंक्स आल्सो हैव टू लॉन्च फिनटेक एप्स टू सर्व देयर कस्टमर्स रिमोटली। तो नियो बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक्स जिनका फिजिकली प्रेजेंस ना हो लेकिन ऑनलाइन वो अवेलेबल हो, जैसे एयरटेल सेविंग बैंक्स, इसका कोई ब्रांच नहीं मिलेगी लेकिन आपको मिलेगा। पेटीएम्स हो गया, तो इस तरह के जो बैंक्स जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। डिजिटल वनली आर नियो बैंक्स, इसी के बारे में डिटेल यहाँ दिया है। ऑनलाइन बैंक, डिजिटल वनली आर नियो बैंक्स बिल्ड रिटेल बैंकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच एंड एग्जिस्ट वनली इन द वर्चुअल वर्ल्ड, ये वर्चुअल वर्ल्ड में ही होते हैं। डिजिटल वनली बैंक्स ऑफर फाइनेंशियल सर्विस सच एज ग्लोबल पेमेंट, P2P ट्रांसफर, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर एंड ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन एंड इथरम। तो जो इसमें बिटकॉइन में, इथरम में जो है क्या करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। इस तरह के फैसिलिटीज़ ये डिजिटल बैंक नियो बैंक में प्रोवाइड करते हैं। मेनी न्यू नियो बैंक्स हैव कम अप इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों में नए डेवलप हुए हैं वो देखते हैं। दीज नियो बैंक्स आल्सो नोन एज डिजिटल बैंक, नियो बैंक्स को हम डिजिटल बैंक्स भी कहते हैं। ऑफर द मोस्ट बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट द नीड टू विजिट, हमें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली यू कैन डू द ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, बट यू कैन आल्सो ओपन योर अकाउंट ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग द ब्रांच, हम एक खाता भी खोल सकते हैं बिना ब्रांच में गए। नियो बैंक्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं एंड कैन नॉट बी टेकन एज ए सब्सटीट्यूट टू द ट्रेडिशनल बैंक, और हम इसको जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग है, जो फिजिकल बैंकिंग है, उसकी सब्स्टिट्यूट के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। हियर इज ए लुक व्हाट ऑल यू गेट फ्रॉम नियो बैंक्स एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं और क्या क्या हमें मिलेगा। ए नियो बैंक इज़ नॉट ए फुल फ्लेज्ड बैंक, फुल फ्लेज्ड बैंक नहीं है क्योंकि हम बहुत चीज़ें इसमें नहीं दे सकते हैं, जैसे लोन नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही कई चीज़ें हैं। करंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेगुलेशंस ऑफ डिजिटल बैंक्स नियो बैंक इंडिया, इसके लिए कोई रेगुलेशंस अभी नहीं बना है बैंक इंडिया में। ऑल नियो बैंक्स इन इंडिया आर करंटली वर्किंग एज ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स विथ ट्रेडिशनल बैंक, किसी न किसी बैंक के साथ टाइप करके ये ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट दीज डिजिटल बैंक्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेनी चैनल्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस विच ए बैंक यूजुअली हैज़, तो कई सारे प्रोडक्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बैंकों के पास ऑलरेडी हैं लेकिन ये उसको डिजिटली प्रोवाइड करते हैं। नियो बैंक्स ऑपरेट एज ए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ये एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की तरह हेल्प करते हैं बैंक को, किस चीज़ के लिए, एक्वेशन एंड ट्रांजेक्शन्स के लिए, मर्चेंट को एक्वायर करने के लिए और ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बैंक्स एंड आइदर अलाउड अंडर RBI रेगुलेशंस, और RBI की रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। नियो बैंक्स आर नॉट अंडर डायरेक्ट सुपरविजन, लेकिन ये डायरेक्ट RBI के अंडर नहीं आते हैं, किसी न किसी बैंक से इनडायरेक्टली फिनटेक से कनेक्टेड होते हैं। into a partnership agreement के द्वारा they are required to cooperate with external RBI audit, RBI की जो external audit होती है उनको cooperate करते हैं। depending on the financial product RBI has direct or indirect oversight on the fintechs, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसके हिसाब से RBI डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करता है थ्रू फिनटेक से, जिससे ये अटैच होते हैं। व्हाट ए नियो बैंक डज नॉट ऑफर, क्या नहीं करता है, नियो बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं ले सकता है, और ऑफर लैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर ऑन बुक्स, और ना ही कभी कोई लैंडिंग कर सकता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बाय नियो और डिजिटल बैंक्स, इसके कौन कौन से हैं, दीज डिजिटल बैंक्स also have brought in a lot innovative products which are appeal different needs of customers, कई सारे इसने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कौन कौन से हैं। नियो इज इंडियाज फर्स्ट टू इन वन, ये क्या प्रोवाइड करता है, डिजिटल सेविंग भी प्रोवाइड करता है और वेल्थ अकाउंट भी प्रोवाइड करता है।
तो सेविंग प्रोडक्ट्स में क्या करता है ये 7% इंटरेस्ट रेट, 0 फॉरेक्स मार्कअप, बिना किसी चार्जेस के 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है इसमें हमारे सेविंग में। वेल्थ क्या है, लेट्स यूजर इन्वेस्ट इन जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जिसमें कोई कमीशन नहीं लगता। देयर इज आल्सो ए ऐप दैट कम्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल फाइनेंशियल असिस्टेंट कॉल्ड आस्क, जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है जिसका नाम आस्क है, उसके अंदर कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर क्या है, फी ऑफर्ड बाय फी ए डिजिटल बैंक, ये एक डिजिटल बैंक है, नाम याद रखिएगा। इट ब्रिंग्स ए वॉइस इनेबल्ड सर्च एंड फाइनेंस ट्रैकिंग टूल्स टू द यूजर्स फिंगर टिप्स। इसमें क्या फैसिलिटीज है कि आप वॉइस कमांड करके कई चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यूजर फिंगरप्रिंट्स, यूजर कैन लिंक अदर बैंक अकाउंट्स विथ थ्रू द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क्स टू गेट ए कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ देयर फाइनेंस। आप अपने कई सारे अकाउंट्स को इसमें लिंक कर सकते हैं ताकि एक आप फाइनेंस का व्यू देख सकें। बैंक एज ए सर्विस, जिसको हम बास के भी नाम से जानते हैं, बैंक एज ए सर्विस, ये क्या करता है, ऑल बैंक्स नीड टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टनरशिप्स टू सपोर्ट बेसिक फंक्शनलिटीज सच एज स्टोरिंग मनी, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड रेमिटेंस। बैंक जो है कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाता है, पार्टनरशिप सपोर्ट करता है, कौन कौन सी, स्टोरिंग मनी को, पेमेंट को या रेमिटेंस को। न्यू एज बैंक्स हैव टर्न दिस आइडिया इनटू ए प्रोडक्ट्स, तो जो नई बैंकें हैं वो इसको क्या बना देती हैं, एक प्रोडक्ट इस पर बना देती हैं, उसी को बोलते हैं बैंक एज ए सर्विस। इज ए फिनटेक इनोवेशंस एंड एंड टू एंड प्रोसेस दैट एम्पावर्स फिनटेक कंपनीज एंड थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस टू कनेक्ट विद ए बैंक सिस्टम थ्रू एपीआई। ये किसके थ्रू, बॉस के थ्रू कैसे कनेक्ट होता है, फिनटेक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है वो एपीआई के थ्रू कनेक्ट होती हैं। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। BAS implies that fintech startups can connect to a bank's system through API. API के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं बैंक के सिस्टम से। And established banks follow fintechs to launch new services on top of existing infrastructures. एक जो है जो हमारा existing बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज़ करके नई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। एवरीथिंग्स हैपन इन 3 स्टेप्स। तो देखते हैं कैसे। सॉरी, A fintech startup pay a fee to access a BAS filter। जो फिनटेक्स कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, एक इस BAS सर्विसेज को प्रोवाइड करने के एक्सेस करने के लिए एक फी प्रोवाइड करेंगी, फी पे करेंगी बैंकों को। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड्स BAS सर्विस ओपन इट्स API टू द स्टार्टअप। इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एपीआई का यूज़ करेंगी। द स्टार्टअप यूज द एपीआई टू बिल्ड न्यू फिनटेक्स ऐप, और इस एपीआई के थ्रू नया एप्लीकेशन ऐप बन जाएगा। फिर एआई ए मस्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें एआई का यूज़ किया गया है। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शंस एआई विल हेल्प बैंक्स रिड्यूस देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। जो हमारा प्रोजेक्शंस है 2030 का, उसमें अगर एआई इंट्रोड्यूस हो गया तो जो हमारा जो कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट वो 22% तक कम हो जाएगा, लीडिंग टू सेविंग अराउंड $1 ट्रिलियन। तो हम इससे $1 ट्रिलियन बैंक बचा सकती हैं। AI is already commonplace in the financial services industry for providing customer support services by leveraging chatbot। जैसे chatbots प्रोवाइड करना है जिससे कस्टमर डायरेक्टली टॉक कर सकता है, एंड अदर स्मार्ट सिस्टम्स और दूसरे तरीके के स्मार्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। AI also benefited the process happening in the back and middle office such as a risk। इस AI के यूज़ करके हम रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं, फ्रॉड से भी बच सकते हैं, क्रेडिट अंडर राइटिंग भी देख सकते हैं। Cost effectiveness inspires fintechs, banks and financial organizations to seek AI पावर्ड सॉल्यूशंस। तो एआई की वजह से जो है कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करता है इंटरनल प्रोसेसिंग को, इम्प्रूव करता है कस्टमर सर्विसेज को, और रिड्यूस करता है लोड ऑन एम्प्लॉयज़ को। जो एम्प्लॉयज़ पे लोड होगा वो भी कम हो जाएगा, ताकि कई लोगों का काम वो एआई की वजह से आसान हो जाएगा। इससे क्या कर सकती हैं कंपनियाँ, या तो स्टाफ को रिड्यूस कर सकती हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज को दूसरी जगह यूज़ कर सकती हैं। दैट्स वाई फिनटेक वेंडर्स विल कीप फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इसलिए इसका यूज़ फ्यूचर्स में होने वाला है। फिर रोबो एडवाइज़र इन इन्वेस्टिंग बैंक्स,
अब इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जैसे शेयर मार्केट में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, तो वहाँ रोबो एडवाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। इज़ ऑल अबाउट ऑफरिंग द राइट इन्वेस्टमेंट, जिससे राइट इन्वेस्टमेंट राइट पीपल्स के लिए आ जाएगा, वो उसके बारे में हेल्प करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस विल डू दैट इन द नेक्स्ट ईयर्स। तो इस तरह से रोबोटिक्स का यूज़ करके कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सैक्सो बैंक, डीटेच बैंक एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट रोबोटिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये बैंक हैं सैक्सो बैंक्स एंड ड्यूचे बैंक, ये इसका यूज़ कर रही हैं, किसका, रोबोटिक इन्वेस्टमेंट का। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है ऑन डिजिटल लैंडिंग पे, वो देखते हैं। ऑन सितंबर 2022 2 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लैंडिंग के लिए दिया। डेट याद रखिएगा। द सेंट्रल बैंक हैज़ टेकन ए स्टैंड ऑन ए क्रिटिकल कंसर्न्स एंड प्रोवाइडेड क्लियरिटी ऑन डिजिटल लैंडिंग मैटर्स सच एज डायरेक्ट लोन डिस्ट्रीब्यूशंस टू बारवर अकाउंट। इन्होंने इसमें क्या लिया कि आप डिजिटली जो है अमाउंट जो है बारोवर के अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करिए एंड बारोवर्स अथराइजेशंस पीरियड टू एक्सपेंडिंग, जो क्रेडिट लिमिट अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें अथराइजेशंस लेना है। Among others, the initial effort began in January 2022 with the formation of working group on digital lendings by RBI, जिसे हम WGDL के नाम से जानते हैं। तो इसका शुरुआत 2022 जनवरी से हो गया है, जिसको हम वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग के नाम से जानते हैं। द रेगुलेटर हैज़ आल्सो प्रोहिबिटेड ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। जो RBI है ना, वो डिजिटल लैंडिंग में जो ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट बढ़ रही थी उसको प्रोहिबिटेड किया है, उसको मना किया है। अपॉइंटेड ऑफ नोडल ग्रीवेंस ऑफिसर्स टू एड्रेस कस्टमर, जो कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए नोडल ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट किया है। अब इसमें कंक्लूजन क्या आता है, फिनटेक जो कंपनी है इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में एंड फाइनेंसिंग आर एक्सपीरियंसेस मेनी इनोवेशंस, इन सब डायरेक्शंस में इनोवेशंस कर रहा है। दीज आर द मार्केट सेगमेंट्स डिसरप्टेड बाय रोबोटिक ऑटोमेशन। इस पे क्या ऑन कैप्चर कर सकता है, रोबोटिक्स कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन एंड अदर एडवांसमेंट, इस तरह कर सकता है। ब्लॉकचेन्स क्या है, ब्लॉकचेन्स वही है कि जो भी हमने पढ़ा था कि डेटा हमारा ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता है, वो जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। आईटी सर्विसेज इन बैंकिंग वेंडर सिलेक्शंस एंड रिटेंशंस क्राइटेरिया, देखते हैं आईटी सर्विसेज जो है हमारी वेंडर सिलेक्शंस में क्या क्या क्राइटेरिया। बैंक सिलेक्ट वेंडर फॉर द आईटी रिलेटेड सर्विसेज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बैंक सिलेक्ट करता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से। इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है वो देखते हैं। इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा वेंडर्स होना चाहिए उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बैंकिंग के बारे में और बिजनेस के इश्यूज़ क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं एंड कंपटीशंस क्या चल रहा है नॉन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में, वो सारे उसको पता होना चाहिए। फिर बैंकिंग आईटी नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में उसमें भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे द हाउ वेंडर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी इशू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट कैसी है, उसके इशूज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स क्या हैं, जैसे डेटा सेंटर एक्टिविटी हो गया, इंपॉर्टेंस कई नई तरीके की टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे डेटा वेयर हाउसेज हो गया, इमेज टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सबका वर्क फ्लो उसको पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस के साथ फैमिलियरिटी भी होनी चाहिए, जैसे सर्विस प्रोवाइडर अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक वेंडर एप्लीकेशंस, पैकेज बीइंग इंस्टॉल, कस्टमाइज जो हमारा पैकेज वो दे रहा है वो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है, कुछ चेंजेस करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे इन्हेंस करना है, ये सारा फैमिलियर होना चाहिए उसका एप्लीकेशंस। फिर प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जैसे सर्विस प्रोवाइडर मैनेज द कब उसको शेड्यूलिंग करनी है, कब बजटिंग करनी है, कब डिलीवर करना है, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, जो गाइडलाइंस है रेगुलेटरी हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस, वो भी उसको वेंडर्स को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर प्राइसिंग ऑप्शंस भी होने चाहिए, जैसे उसके पास कई सारे तरीके के ऑप्शंस होने चाहिए प्राइसिंग के, दैट बैंक्स में प्रेफर, जिसको बैंक्स चूज़ कर सके कि कौन उसके लिए सही है, जैसे फिक्स प्राइस हो गया, वेरिएबल प्राइस हो गया, इस तरीके के होने चाहिए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए वेंडर्स का, वो कहीं ना कहीं बैंक में
कभी कुछ किसी ने कुछ सर्विस दिया रहा हो तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जैसे सर्विस प्रोवाइडर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ वर्किंग, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, वर्किंग किसी बैंक के साथ हो या तो हैविंग प्रोवाइडेड द बैंक विद सर्विसेज, या बैंक के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस तरह का उसकी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। फिर उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। वेंडर मस्ट हैव टेक्निकल स्किल्स इन द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे टेक्निक्स, प्रोग्राम और प्रोडक्ट्स। तो उसकी टेक्निक्स, प्रोग्राम्स और टूल्स में टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। फिर एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको हम वेंडर्स को हम कभी भी एक्सेस कर सकें। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह से वेंडर्स ले लिया जो हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाए, इमरजेंसी में उसे आना पड़ गया तो नहीं आ सकता। तो इस तरह के वो 24/7 एक्सेसिबल होना चाहिए। टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेंडर कंपेयर विद इट्स कंपटीटर, जो भी इसके कंपटीटर्स हैं उसके कंपैरिजन में, या टोटल जो उसकी क्वालिटी है इक्विवेलेंट सर्विसेज की, उसके हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट देखा जाना चाहिए। तो ये सारे इसके जो है फ़ायदे थे। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट 9 है बैंकिंग सॉफ्टवेयर आज समाप्त होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो CIBIT विथ मी को आप सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल CIBIT विथ मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।